के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यन आपकी आवाज। तो केदारनाथ में मची भारी तबाही ने कई परिवारों पर कहर बरपाया है। इस तबाही में सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों अभी भी लापता हैं। लापता लोगों के परिजन अभी भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं। इस त्रासदी में बिहार से भी गए कई तीर्थयात्री या तो लापता हैं या फिर फंसे हुए हैं। मधेपुरा के 9 लोगों ने अभी भी फंसे होने की खबर मिल रही है। फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि प्रलयंकारी बाढ़ के कारण अभी भी इन लोगों को आने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। वहीं बाढ़ के 12 तीर्थयात्री लापता बताए जाते हैं और पिछले 4 दिनों से परिजनों का कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इधर सहरसा के भी कई सारे तीर्थयात्री लापता हैं और परिजन इनके इंतजार में हताश परेशान हैं। देखती हैं, कौन खबर देखती हैं बताइए? पढ़ती उनको परसों करने में आसानी रहेगा। देखेंगे कहाँ है, कौन डिस्ट्रिक्ट है। और बाढ़ की स्थिति यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं और इन सब के बीच उत्तराखंड में कुदरत के कहर में फंसे पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे के सुरक्षा अधिकारी फूलन ओझा भी 15 जून से लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, सहरसा, मधेपुरा, बाढ़ समेत पूरे बिहार और झारखंड के कई लोगों की इस वक्त सांसें थमी हुई हैं, जिनके परिजन गए हुए थे, भगवान के दर्शनार्थ गए हुए थे उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पर। उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई थी। रविवार के पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। अब बातचीत नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है इन लोगों को कि क्या हुआ। खुद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। आरा में उनके परिजन बेहद परेशान हैं इस बात को लेकर। और इस तरह से अगर देखें तो बिहार, झारखंड समेत उत्तर प्रदेश के लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे लोग हैं जो फंस गए हैं इस 4 धाम की यात्रा में आए सैलाब के बाद। जो सैलाब आया था रविवार को, जो बादल फटने की घटना रविवार की रात को हुई थी, और सोमवार की सुबह 7 बजे के पहले जिस तरह से एक बार फिर कहर रूपी सैलाब आया, जो पानी काफ़ी मात्रा में, कई हजार गैलन पानी मंदिर के ऊपर से होकर गुजरने लगा और अपने साथ वो पत्थर और तमाम पहाड़ी चीज़ें लाने लगा। उसमें जितने भी लोग फंसे हुए थे, बहुत सारे लोग आहत हो गए, बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं। और ये अपने आप में एक बहुत दुख भरी खबर है। बहरहाल हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। अभिरंजन कुमार साहब संपादक हैं और साथ ही हमारे साथ रामकिशोर सिंह जी भी जुड़े हैं और एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष रंजन साहब, जो कि कमांडेंट हैं NBRF में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंजन साहब, सेना की स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करें, क्या वजह है कि सेना ने अभी तक सिर्फ 90 फेरे लगाए हैं हेलीकॉप्टरों के? इतनी देर हो रही है, जबकि सेना को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है जब दैवीय आपदा आती है उससे बचाव की, कि तुरंत जान माल की जो क्षति है उसको रोका जा सके। बात ऐसी नहीं है कि हेलीकॉप्टर के फेरे नहीं लग रहे हैं। इनिशियल असेसमेंट जो हुआ था उसके तहत जितने भी वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह अवेलेबल थे उनको सर्विसेज में लगा दिए गए थे और आज की डेट में वहाँ पे तकरीबन 45 हेलीकॉप्टर्स सर्विस में हैं। मौसम एक बहुत बड़ा हमारे लिए बाधक साबित हो रहा है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत पुअर है और जो स्थिति वहाँ पे उभरी है कि नदियों के कारण जो हेलीकॉप्टर के लैंडिंग बेसेस हैं वो ख़राब हो चुके हैं। अलकनंदा ने ऐसा प्रकोप ढाया है कि वहाँ पे पहाड़ी तो एक क्लिफ की तरह बनकर रह गई है और वैसे केसेस में उसके ऊपर लैंड कराना फिर इवैक्यूएट कराना ये थोड़ी समस्या आ रही है। लेकिन रंजन साहब, ये जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि समस्याएं होती हैं, लेकिन ऐसी दैवीय आपदाएं या त्रासदी, नेचुरल कैलामिटीज जब होती हैं, सेनाएं उस समय तैयार रहती हैं। हो सकता है कि हेलीकॉप्टर नहीं उतारे जा सकते हो, लेकिन सेना रोप के सहारे तुरंत उतर तो सकती है। वायुसेना के हजारों जवान तो उतर सकते हैं और जो रिलीफ है, मेडिकल रिलीफ और खाने के जो पैकेट्स हैं वो तो अवेलेबल करवाए जा सकते हैं लोगों को। हाँ, ये वहाँ पे मुहैया कराए जा रहे हैं लोगों को। लेकिन जो जानकारी मिल रही है काफी कम है मात्रा, लोग जो है भगदड़ मच रही है खाने के लिए। एक्चुअल में वहाँ पे ऑन साइट स्थिति काफ़ी अभी सुधरी है और काफ़ी भी आज भी बंदों को वहाँ पे लैंडिंग कराया गया है। लैंडिंग हो जाती है
लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सिविलियंस फोर्सेस तो ट्रेंड होती हैं वो लैंड कर जाती हैं, लेकिन उसके बाद से सिविलियन को बाई रोप ऊपर खींचना, किसी को एज का प्रॉब्लम है, किसी के साथ डरने की भावना है, तो इस तरह से स्थिति और लेट हो रही है। वरना ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे सर्विसेज नहीं लगाई गई हैं, थोड़ी सी विलम्ब हुई है, ये बात कबूली जा सकती है, लेकिन उसका रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है क्लाइमेट। बिल्कुल। अभिरंजन जी, ऐसी स्थिति जब पैदा होती है तो साफ तौर पर मनीष जी यहाँ पर कह भी रहे हैं, कमांडेंट साहब की भाई क्लाइमेट के आगे हार जाती है सेना। क्लाइमेट जो अब जब खराब हो और विजिबिलिटी जब कम हो, हेलीकॉप्टर्स को उतरने में, लैंड करने में प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में किया ही क्या जा सकता है फिर? देखो, इतने बड़े हादसे के बाद ब्लेम गेम की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। आप आरोप लगाएं सरकार पर, आप आरोप लगाएं आपदा प्रबंधन के पूरे तंत्र पर, आप आरोप लगाएं सेना पर, ये गुंजाइश हमेशा रहती है। परफेक्शन तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि हमारा देश जिस विविधताओं वाला है, हमारे देश में घनघोर पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं, हमारे देश में जो है समंदर है, हमारे देश में जो है सो नदियां हैं, हमारे देश में ये सारी विपत्तियां आती रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार आई है। त्रासदी आपको इतनी बड़ी लग रही है, लेकिन इस तरह की त्रासदियां आती रही हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं हैं, ये हमें देखना है। और ये पता चला कि हम उसके लिए तैयार नहीं थे। मुझे अभी भी लगता है कि ठीक है, क्लाइमेट तो निश्चित रूप से एक इशू होता है, लेकिन इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। जैसे ही चीज़ें अनुकूल हुई, वहाँ पर मुझे लगता है कि 1500 हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर जो है मैदान में कूद जाते, बचाव के काम में कूद जाते। हमने आपसे शुरुआत में ही कहा कि अगर हमारी सेना के पास हज़ारों हज़ार हेलीकॉप्टर्स हैं और लाखों प्रशिक्षित जवान हैं, तो सवाल है कि वे सारे लोग कहाँ हैं? हमने उनका बहुत थोड़ा सा हिस्सा क्यों इस्तेमाल किया? इस वक्त हमें कौन से पाकिस्तान से और चीन से हम युद्ध लड़ रहे हैं कि हम उनको इधर डाइवर्ट नहीं कर सकते? तो मेरा सवाल ये है कि आप इन सारे लोगों को आपकी जो सामरिक स्थितियां हैं, आपने उनको कहाँ छिपा रखा है? कल को किसी दिन आपके ऊपर एक एटमी हमला हो जाए, आपके बगल में जो है एक पाकिस्तान नाम का भस्मासुर बैठा हुआ है, तो किसी दिन आपके यहाँ एटमी हमला हो जाए तो आप क्या करेंगे? आपके तो हाथ पांव फूल जाएंगे, 15-20 दिन 25 दिन तो आप ऐसे ही लगा देंगे। तो हमें कहीं से ये समझ में आता है कि जिस तरह का रिएक्शन होना चाहिए था हमारे तंत्र की तरफ से, उस तरह का रिएक्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और नहीं दिखाई देने के लिए आप 1000 बहाने ढूंढ लें, उसका हमारे जैसे नागरिकों के लिए बहुत ज्यादा हम यहाँ पर करते हैं। हमारे साथ इस वक्त झारखंड के पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नीतीश जी, स्वागत है आपका। उत्तराखंड में जो तबाही हुई है रविवार की रात और सोमवार की सुबह, उसके बाद जो स्ट्रेटजी है, सेनाएं लगातार काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोगों को नहीं बचाया जा सक रहा है। कहां क्यों फेल हो जा रहा है आखिरकार डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम? देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट आपका बना तो जरूर था, लेकिन इसको धरती पर जो असली जामा पहनाना चाहिए था वो लोग पहना नहीं पाए हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि उत्तराखंड का कई रिमोट एरिया है और भारत सरकार को चाहिए था कि आपके पास जो सैटेलाइट है आप उसका इस्तेमाल करते, वो भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आपके पास संसाधन की कमी हो गई है, हेलीकॉप्टर की आपके पास कमी है, आपके पास बहुत चीजों की कमी हो गई है। और सबसे बड़ी चीज कमी हो गई है विल पावर की, क्योंकि सेना का आप इस्तेमाल हर जगह नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेना न रहे तो तब तो हमारी स्थिति और खराब हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज क्या कि आपने डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर डिपार्टमेंट तो खोला है हर स्टेट में भी, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत ज्यादा उससे काम लिया जाता है, ना ट्रेनिंग दी जाती है, ना अवेयरनेस है लोगों में। तो सबसे बड़ी चीज क्या कि डिजास्टर मैनेजमेंट खुला जरूर है, लेकिन वो अभी प्रैक्टिकली वो उस पर आप कोई काम, चाहे सरकार हो चाहे स्टेट राज्य सरकार हो, बिल्कुल नहीं कर रही है। अभी फौरी तौर पर राहत कैसे दिलाई जा सकती है उन लोगों को जो कि फंसे हुए हैं, हजारों लोग? देखिए, अगर राहत दिलाना है तो आपको उनके पास पहुंचना होगा। आप सैटेलाइट का यूज कीजिए, हेलीकॉप्टर यूज कीजिए। और सबसे पहले एक चीज बता दो, जो पुराने जमाने में होता था वो हैम रेडियो, वो अब बेसिकली अब वो कंसेप्ट फिर से लाना, क्योंकि आपका सैटेलाइट फेल कर चुका, आपका टावर जो है मोबाइल वो काम नहीं कर रहा है। तो उसमें आपका जो सैटेलाइट है, जो आप फोटो जो आपके पास सैटेलाइट इतना आप रखे हुए, किस दिन काम आएगा? तो आज आप उसका इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा कॉस्टली जरूर है, लेकिन लोगों को बचाना है तो आपको करना होगा। इससे साफ लगता है कि हमारे यहाँ जो मनुष्य की जिंदगी का, लाइफ का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए इतने लोग मर रहे हैं, भूख से भी मर रहे हैं। और जो स्थिति वहाँ की जितना रिमोट एरिया में है, इसमें सरकार को ही पहल करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा हेलीकॉप्टर लगाएं और ज्यादा से ज्यादा जो संसाधन उनके पास है, रिमोट सेंसिंग वगैरह, उनका वो इस्तेमाल करें। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय जाहिर करने के लिए। आर्यन टीवी पर ये थे पर्यावरणविद नीतीश कुमार झारखंड से, जिन्होंने साफ तौर पर बताया नीतीश प्रियदर्शी जी ने कि हम लोग जो हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के सिस्टम में अभी भी फेलियर साबित हो रहे हैं। रामकिशोर जी, क्या लगता है आपको, ये केदारनाथ मंदिर जिसमें तबाही हुई है, इसके पूरे केदार इलाके में तबाही हुई लेकिन मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा, क्यों? देखिए, आज के जो हमारे इंजीनियर हैं जी, जो वैज्ञानिक हैं, उससे हमारे पूर्वज लगता है कि ज़्यादा समझदार थे। इन पहाड़ों पर, इन जंगलों में, इन नदियों के बीच में जो उन्होंने मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारे बनाए, गिरजा घर बनाए, जो भी बना वो उसमें ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से उसको बनाया उन्होंने। और आज जो अभिरंजन जी ने कहा और जो कहे प्रियदर्शी जी या कमांडेंट साहब जो कह रहे हैं, मैं और आप भी जो प्रश्न उठा रहे हैं, मैं सभी बातों से सहमत हूँ, किसी बात से मैं असहमत नहीं हूँ। लेकिन प्रकृति का आप दोहन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रकृति का शोषण हो रहा है। प्रकृति का दोहन का मतलब होता है जैसे गाय का बच्चा के लिए भी आप छोड़ देते हैं आधा दूध अपने लिए उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से जंगलों की कितनी कटाई, पहाड़ों की कितनी कटाई। और मैं फिर कहता हूं कि 50 से अधिक तीर्थ स्थल नहीं है इस देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर के, जैन बौद्ध सबको लेकर के, कि जहां ज्यादा मात्रा में भीड़ होती है, जो दुर्गम जगह पर है, उन दुर्गम जगहों पर सभी राज्यों का, जैसे दिल्ली में सबका बना हुआ है बिहार निवास, उत्तर प्रदेश निवास, गुजरात निवास, मध्य प्रदेश निवास, उस प्रकार से वहाँ एक निवास हो, वहाँ डिजास्टर के लोग रहें और तुरंत वहाँ से उनको सूचना मिल जाए क्या हो रहा है, और राज्य सरकारें भी जुट जाए। और सेना को मैं हजारों हजार सलाम करता हूँ कि अगर वह सेना उनको लगना नहीं होती तो ये आंकड़ा जो है और भी भयावह हो सकता था। अधिक लगाने की दायित्व तो किसको है? जी, सरकार वह तो सरकार को है। लेकिन मनमोहन सरकार तो भ्रष्टाचार। चलिए, ये राजनीतिक बातें हम बाद में करेंगे। हमारे साथ नहीं, और वो अपनी सरकार बचाने में, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरकार भी सरकार बचाने में रही, एक सप्ताह से कोई सरकार नजर नहीं आ रही है बिहार में। चलिए, हम बात करेंगे। हमारे साथ एक सुधी दर्शक जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज में, क्या कहेंगे? हाँ, मैं सहरसा से बोल रहा हूँ। जी, हेलो जी, मैं सहरसा से बोल रहा हूँ। जी, हीरा साहब अपनी राय जाहिर करें जल्दी से। जी, मैं सहरसा से हीरा प्रभाकर बोल रहा हूँ। जी, हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, अपनी राय जाहिर करें। है कि अभी राजनीतिक बात ना हो, अभी हम लोग जो दृश्य देख रहे हैं, जो ईश्वरीय प्रकोप हुआ है जी, वो हम लोग बहुत दर्द में हैं। अभी पूरे राज्य सरकार को चाहिए, देश के हर राज्य सरकार को चाहिए कि सेंट्रल के साथ, उत्तरा सरकार के साथ मिलकर राहत पहुंचावे और अपने अपने स्टेट में जो लोग फंसे हुए हैं उसको बचाने और लाने की व्यवस्था करे। जो कुछ भी हुआ है आज उत्तराखंड में, वो हम ही लोगों का कमाया हुआ धन है। ये लोग नदी को नाला बना दिया है और सारा पहाड़ को तोड़ ताड़ के घर बना लिया, जिसके चलती आज ईश्वरीय प्रकोप के चलती आज इतनी कैजुअलिटी हुई है। चलिए, बहुत सही बात कही है हीरा साहब आपने, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय जाहिर करने के लिए। वैसे हम जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बादल फटते कैसे हैं, कैसे ये घटनाएं होती हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए, मंदिर, गांव और शहर सब कुछ नष्ट हो गए। अभी भी लाखों लोग इस प्राकृतिक आपदा में जगह जगह फंसे हैं। लोगों का कहना है कि यह आपदा बादल फटने से आई है। आइए आपको बताते हैं कि बादल कैसे और क्यों फटता है। ये हैं नीले आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल। ये बादल कभी हमारे लिए राहत होते हैं तो कभी आफत। अगर मेहरबान हो तो मन और तन को ऐसे भिगो देते हैं जैसे रेगिस्तान में गिरा हुआ फूल। और अगर नाराज हो तो फिर आसमान से आफत की बारिश। बारिश ऐसी कि सब तरफ मच जाती है तबाही, चारों तरफ होता है मौत का मंजर। देखिए कैसे मचा है उत्तराखंड में हर तरफ कोहराम।
और ये सब हुआ है बादल के फटने से। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर बादल कैसे और क्यों फटता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अचानक भारी बारिश होने को बादल फटना कहा जाता है। ये ऐसा ही है जैसे पानी से भरे किसी गुब्बारे में छेद का हो जाना। बादल फटने से किसी खास क्षेत्र में बहुत कम समय के लिए बारिश होती है, लेकिन ये बारिश इतनी तेज होती है कि बड़ी तबाही पीछे छोड़ जाती है। आपको बता दें कि बादल फटने की अधिकतर आपदाएं पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती है। ऐसे हालात तब उत्पन्न होते हैं जब भारी नमी से लदी हवा अपने रास्ते में खड़ी पहाड़ियों से टकराती है, जिससे एक खास तरह के बादलों का निर्माण होता है। नमी से भरे इन बादलों को ऊपर की ओर धकेलने वाली वायु जब कमजोर पड़ जाती है तो अचानक ही इन बादलों से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे बादल का फटना कहते हैं। मतलब साफ है कि बादलों के फटने के लिए खास तरह के बादल जिम्मेवार होते हैं। बादल फटने पर चंद मिनटों के दौरान ही 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। इसे बादल का फटना इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बरसने से पहले बादल पानी से भरी एक ठोस वस्तु के रूप में आकार लिए होते हैं। ठीक उसी समय पर चले भयानक अंधड़ से एकाएक ये फटकर गिर पड़ते हैं और बादल फटने के दौरान आमतौर पर गरज और बिजली चमकने के साथ तेज आंधी के साथ बारिश होती है। ऐसी भीषण बारिश से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और फिर मचती है चारों तरफ तबाही ही तबाही। ऐसी तबाही जो नील जाती है कई जिंदगियां और फिर बच जाते हैं तो रोते बिलखते लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। तो ये है बादल फटने की प्रक्रिया, जिसमें कितने लोग मारे जाते हैं, कितना नुकसान होता है, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की। बहरहाल कमांडेंट साहब लगातार बने हुए हमारे साथ, मनीष जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जब आपके पास आई साइट उतनी अच्छी नहीं है, पर्यावरण में आप कोशिश कर रहे हैं जाने की, हेलीकॉप्टर्स नहीं जा पा रहे हैं, संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा पा रही है? जो हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं उनको, और हमारी क्या भारतीय सेना के पास हेलीकॉप्टरों की कमी हो गई जो और हेलीकॉप्टर्स नहीं जा पा रहे हैं वहां पर? नहीं, बात ऐसी नहीं है कि हेलीकॉप्टर्स नहीं है, हेलीकॉप्टर्स हैं। हेलीकॉप्टर्स को सर्विस में प्रेस भी किया गया। अब उस समय तो किसी ने ये इवेल्युएट नहीं किया था कि ऐसी स्थिति आ जाएगी, प्रथम। सेकंड, जब ये स्थिति आई उसके बाद से इनिशियल में हमारे पास हेलीकॉप्टर्स कम थे, 6 से 7 थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाई गई और आज की डेट में वहाँ मेरे ख्याल से लगभग 45 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो एरिया है वो काफ़ी माउंटेनस रीजन है, जाना उसके लिए जो रास्ते थे वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि बाई फुट कॉलम के मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्टेड हो गए, बंद हो गए, सब टूट गए, पूरे रास्ता टूट गए हैं। जो कनेक्टिविटी, अचानक वाटर लेवल जो है 6 to 7 मीटर्स अप सर्ज हो गया, उसमें काफ़ी चढ़ाव आ गया विद इन शॉर्टर 6 to 7 आवर्स ऑफ रेनफॉल। तो जो लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि चलो अभी ये बारिश हो रही है, इनिशियल बारिश हो रही है, थोड़ी देर के बाद ये स्थिति सुधर जाएगी, तो सुधरने के बजाय वो वाटर लेवल सडन इंक्रीज़ किया, जिसके कारण जो वहाँ पे ब्रिजेस वगैरह थे, कनेक्टिविटी थी, वो सब वॉस्ट हो गई। एक तो ये समस्या आई, ये लिमिटेशंस हैं हुई वहाँ पे। दूसरा है कि अलकनंदा ने क्या किया, पहाड़ों को बीच को, हिमालयन माउंटेन्स क्या है, ये सबसे लेटेस्ट माउंटेन्स बिल्कुल, और इसमें जो साइंस है उसकी जो कंपोजिशन है, कॉम्पैक्शन है, काफ़ी लूजली है जी। तो इस तरह से जब हेवी रेनफॉल होता है तो वो और लूज हो जाते हैं। थ्रस्ट जब मिलता है तो काफ़ी स्लज उनके साथ मूव होता है, स्लिट्स काफ़ी मूव होती हैं। तो इसके कारण जो स्थिति बनी है फोर्स के साथ काफ़ी जो है मलबे भी आ गए और आज की डेट में अभी स्थिति वहाँ पे ये है कि जब फुट कॉलम भी मूव हो रही है, एनडीआरएफ के ट्रेंड पर्सन्स जा रहे हैं, रस्सी के सारे लोगों को ला रहे हैं, उस स्टोन्स जो हैं लूजली कनेक्टेड हैं, वो शूटिंग स्टार्स की तरह काम कर रहे हैं। कोई इधर से गिर रहा है, कोई उधर से गिर रहा है, यानी लोगों को चोटें लग रही हैं। चोटें नहीं लग रही, मतलब उसमें अगर रोप का सहारा लेते हैं तो रोप को कहीं ना कहीं 2 एंड्स पे आपको इंटैक्ट करना पड़ता है और उस पे लोड देकर टेस्ट करना पड़ता है कि क्या ये सस्टेन करेगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद से लोगों को मूवमेंट कराई जाती है, क्योंकि अगर नदी बह रही हो, अपने फेरोसियस रिवर है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट स्पैन के लिए, उसको क्रॉस कराना तो एक इंडिविजुअल के लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं जाऊं, उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ता है, जान का खेल रहता है। फिर प्लस उनके रोप्स के सारे, उनकी सिक्योरिटी पूरी रहती है, सेफ्टी पूरी रहती है कि अगर गिर भी जाएंगे तो रोप के, लेकिन बिल्कुल इसको रिवर क्रॉसिंग जो कहते हैं तो उस आर्ट में तो सभी ट्रेंड नहीं है, लेकिन हम लोग मदद कर रहे हैं।
लेकिन रोप्स को इंटैक्ट करने के लिए जहां पे सहारा लिया जा रहा है, जिस क्लिफ का जो भूमि तो का, वो एनडीआरएफ के जवान जाएंगे ना उस तरफ जाकर के, तब पहले वो जाएंगे, उसके बाद फिर वो गए हुए टाइट हैं, करेंगे। वो गए हुए हैं। आप समझने की कोशिश करें कि वो गए हुए हैं, लेकिन क्या है कि पानी का सीपेज इतना ज्यादा हो चुका है कि वो जो लैंड है वो काफी सॉफ्ट हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। और इसकी वजह से क्या है कि वो जितने भी सैंड्स हैं वो बार बार नीचे गिरते रह रहे हैं। तो क्लियरिंग भी काम चल रही है और लोगों का इवैक्यूएशन भी चल रहा है और मूवमेंट भी हो रही है। तो साइमल्टेनियस, जैसे हमारी टीम सभी केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, रुद्रप्रयाग और चमोली, ये हाईली इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं। तो रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ की एक्सेस में हमारी टीम्स वहां पहुंच गई और लोगों को इवैक्यूएट कर लिया। अभी तक तो 3000 लोगों को वहां से हमने इवैक्यूएट और आगे भी लगता है कि इस तरह से मदद काफी और ज्यादा मिल आज सकती भी है। एक स्पेशल वहां पे टीम्स को आज वहां पे ड्रॉप कराया गया है। चलिए, शिव कुमार जी हमारे साथ नालंदा से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय जाहिर करें संक्षेप में। हाँ जी सर, ये जो प्राकृतिक आपदा है सर जी, तो ये तो हमेशा होती है, लेकिन जिस तरह हम लोग क्षतिग्रस्त कर रहे हैं अपनी प्रकृति को, हमेशा अपने अपने जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो विकास हमको टेक्नोलॉजी के साथ करनी चाहिए और इस चीज को तकनीक में ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में किसी तरह की जो समस्या होती है तो उससे निपटने बिल्कुल के कैसे लिए बचा जा सके, कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शिव कुमार साहब अपनी राय जाहिर करने के लिए। और अब समय की काफी ज्यादा कमी है, रामकिशोर जी आपसे काफी संक्षेप में प्रक्रिया जानना चाहेंगे कि अब आखिरकार क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, अभी तो जो लोग फंसे हुए हैं जी, और ये मिलिट्री के अधिकारी हैं, अफसर हैं, इन्होंने बताया, इनकी बात पर मैं सहमति व्यक्त करता हूं। आप लोगों जो ने लाया उसको भी धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूं। और अभी और जितने लोग वहां काल कलवित हो गए उनको श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि जो बचे हुए हैं वो सकुशल घर आ जाएं। लेकिन एक अब आकलन करना होगा तीर्थस्थलों को कि वहां बिल्डिंग कैसे बने। अगर इस प्रकार की आपदा हो तो बचाव के लिए सेना पहले से उस इलाके में जो है कैसे उनकी जानकारी हो कि उसके पास मैप हो कि कहाँ हम लगा सकते हैं, कहाँ क्या कर सकते हैं, कहाँ हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं, कहाँ घिस सकते हैं, यह चीजें, और वहाँ कितना बसावट हो। बिल्कुल, इन तीनों चीजों का ध्यान देना चाहिए। सभी राज्यों का, जैसे देशों का एम्बेसी होता है, सभी राज्यों के जैसे दिल्ली में उनका अपना भवन है, बिल्कुल उसी तरह से सभी राज्यों के एक डिजास्टर भवन वहां होना चाहिए और तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन। बहुत सही सजेशन यहाँ पर आपने रखा है, ताकि कल हमको पता चल सके कि हमारे राज्य के इतने हैं और सभी राज्यों को वहां हम सिर्फ चलिए कमांडेंट साहब, अब कहाँ गलती होगी, कैसे बचाव किया जाना चाहिए आगे, अगर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए मनीष जी, तो क्या कुछ करना चाहिए लोगों की जान जल्दी से जल्दी बच सके उसके लिए? देखिए, भारत सरकार जो इसमें काफ़ी काम कर रही है। अभी क्या है, इसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर में भी काम चल रहा है, जिसमें है कि कम्युनिटी की कोपिंग कैपेसिटीज़ को देखा जा रहा है और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जो कम्युनिटी है उनको एजुकेट किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है। ये तो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, तुरंत तात्कालिक के बारे में अगर बात करें बहुत संक्षेप में। तात्कालिक प्लान ये है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि वहाँ पे मैक्सिमम जो वर्किंग फोर्स जो है, ट्रेंड स्टाफ्स को वहाँ पे भेजा गया है और सेना के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशंस में जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको लगा दी गई हैं और एज फास्ट एज सून उसको काम करने की तरफ तत्पर है और काम हो रहा है। चलिए, काम हो रहा है, सब चीज देखने वाली बात होगी। अभिरंजन जी, आपसे भी आखिरी प्रतिक्रिया। काम तो हो रहा है, लेकिन जो आ जा रहे हैं देहरादून उनको भेजने के लिए तो भारत सरकार और राज्य चलिए, समय की बहुत कमी है, हम संपादक जी के पास आ रहे हैं। ये अब क्या दृष्टिकोण में बदलाव किया जाए ताकि तुरंत लोगों की जान बच सके और ऐसी दैवीय आपदाओं से बचा जा सके? जापान में लोग बचते हैं या नहीं बचते हैं? नहीं, निश्चित रूप से इंसान जो है अपने लालच की भेंट चढ़ रहा है, लालच की मौत मर रहा है। इसमें मुझे कहीं कोई विरोध नहीं है इस थ्योरी में, लेकिन यहाँ पर मैं अभी भी ये मानता हूँ कि एक तो जो भी राहत और बचाव के काम है उसको तेज़ नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है।
मैं ये चीज़ अभी भी मान रहा हूँ। देखो, हर चीज़ के नहीं होने के पीछे 1000 बहाने आप बना सकते हैं कि मौसम ख़राब था, वहाँ पर हेलीकॉप्टर के लैंड होने के लिए जगह नहीं थी, ये परेशानी थी, वो परेशानी थी, 1000 चीज़ें। लेकिन आप इस बात को नहीं भुला सकते कि हिंदुस्तान में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में पहले भी बादल फटते रहे हैं और इस तरह की त्रासदियाँ आती रही हैं। तो आपको इन चीज़ों के लिए, और हमारी सेना के लिए, अगर ठीक है हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट का वैसा तंत्र नहीं विकसित हो पाया जैसा कि एक विशेषज्ञ ने बताया, तो और हर चीज़ के लिए हम सेना पर डिपेंडेंट हैं, ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अगर यही हमारे मुल्क की सच्चाई है तो हमारी सेना तो लद्दाख में -40 डिग्री पर भी काम करने के लिए अभ्यस्त है। करगिल में उसने लड़ाई जीती कि नहीं जीती? तो हमारी सेना तो, जहाँ तक मेरी समझ और जानकारी है और हिंदुस्तान के लोगों का भरोसा है कि हमारी सेना तो हर चीज़ के लिए सक्षम है। तो आप शुरू में आपने 4 हेलीकॉप्टर भेजे, क्यों? आप शुरू में ही 400 हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आपने भेजे? आपने, मैं यही तो सवाल कर रहा हूं ना कि आपने किस दिन के लिए बचा के रखे हुए हैं? बिल्कुल, जब चीन से लड़ाई होगी तब आप 400 हेलीकॉप्टर झोंकेंगे वहां पे। भारत में लोग मर रहे होंगे तो आप इस्तेमाल नहीं करें। जब ज्यादा जरूरत थी आपने कम भेजे, 4 हेलीकॉप्टर भेजे, फिर आपने 10 बढ़ाए, फिर आपने 15 किए, फिर आप 25 कर रहे हो, आज आप 60 और 100 लगा रहे हो। मैं कहता हूं कि जो आज आप 100 लगा रहे हो या 125 लगा रहे हो, आपने उसी दिन क्यों नहीं, जैसे ही मौसम आपको जरा सा अनुकूल हुआ, जैसे ही आपको लगा कि तुरंत जो है अब हम कर सकते हैं, आपने एक साथ क्यों नहीं 500 हेलीकॉप्टर वहां पे झोंक दिए? आपने एक साथ क्यों नहीं 1000 डॉक्टरों को वहां पर भेज दिया? आपने क्यों एक साथ जो है, जो इस तरह की बाढ़ वाली स्थितियों में जो लाइफ बोट्स होते हैं, जैकेट्स होते हैं, खाने की चीजें होती हैं, जो सारी चीजें होती हैं, गोताखोर होते हैं, जो भी हो सकते हैं, आपने क्यों नहीं उसको आपने उसी वक्त पे भेज दिया? और ये इतने सारे क्यों ऐसे हैं जिनका जवाब आपके मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में कोई प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में एक त्रासदी है। तो सारी चीजों को, सारे संसाधन को आप वहां पे झोंक सकते थे, आपने क्यों नहीं किया अभी तक? तो निश्चित रूप से ये फेल्योर है इनका, और ये फेल्योर इनका है। और दूसरी चीज ये जरूर मैं फिर से कहूंगा कि हम सब लोग एक दिन अपने लालच की भेंट चढ़ जाएंगे। अगर इसी तरह से हमने विकास का ये मनमोहनी मॉडल अगर हमने अपनाया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और आज हमारी पीढ़ी हो सकता है नहीं, कहीं पर आप सुनेंगे कि 150 साल के बाद या 100 साल के बाद टिहरी का बांध जो है फट गया और पूरा का पूरा उत्तराखंड एक बार फिर से बह गया। कहीं आप कुछ सुनेंगे, कहीं आप कुछ सुनेंगे, समंदर के किनारे के इलाके अभी आपके हमारे यहाँ तबाह हुए हैं। तो हमको जरूर इस तरह का जो भी, जहां तैयारी रखनी, आपदाओं वाली जो जगह हैं, जहां पर आपदाओं वाली जगह हैं जो हो सकती है, वहां पर हमें जनसंख्या का घनत्व भी कम करना है, हमें वहां पर कंस्ट्रक्शन कम करना है, हमें वहां पर पर्यावरण को उसके मूल रूप में सुरक्षित रहने देना है। हमको अपने लालच का दायरा इतना नहीं बढ़ाना है कि हम पूरी धरती को अपने लालच की में निगल जाना चाहें, तो धरती हमें एक दिन निगल ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम। जी, एक बात इनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि चीज़ें जब इस तरह के प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं तो चीज़ें थोड़े दिनों के बाद टीवी के माध्यम से और अदर चैनल्स के माध्यम से बड़ी सहज दिखती हैं जी, लेकिन वास्तविक स्थिति जो ग्राउंड पे होती है वो थोड़ी भिन्न होती है। और ऐसी नहीं है कि वो चीज़ें वहाँ काम नहीं हो रही हैं, चीज़ें काम हो रही हैं। परेशानी हो जाती है, लोगों की व्यवस्था आ जाती है, कुछ लोग परेशान होते हैं। पहले से कोई तैयारी नहीं है, नहीं पहले से देखिए। चलिए लेकिन आप तमाम गेस्ट आए, अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कुछ भी बोलने की। निकल गया तब हम लकीर पीटने का कुछ काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, अभी भी ढंग से लकीर पीट लो यार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और इसी के साथ आर्यन आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन ये कहना जरूर चाहेंगे कि त्रासदी बताकर नहीं आती, उसकी तैयारी बिहार सरकार, झारखंड सरकार और देश की भारत सरकार को और सेनाओं को पहले ही कर लेनी चाहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।